बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं। कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है, सोशल इश्यूज़ आफ्टर डिज़ास्टर। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिज़ास्टर की डिफिनीशन पढ़ाई थी। डिज़ास्टर की जो प्रिपेयर्डनेस साइकिल है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हम कौन सा साइकिल यूज़ करते हैं, उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। और आप लोगों का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि डिज़ास्टर की इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे कॉमन रिएक्शंस एंड सिम्टम्स फॉलोइंग ए डिज़ास्टर, कि डिज़ास्टर जब हो जाती हैं तो डिज़ास्टर होने के बाद उस डिज़ास्टर के लिए जिस सोसाइटी में वो डिज़ास्टर हुआ है, जिस कम्युनिटी में, जिस एरिया में, तो वहाँ के लोगों की रिएक्शंस क्या होती हैं, उनमें कौन कौन से सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिखा है फर्स्ट वन, डिस्टर्बिंग थॉट्स। क्या होता है कि किसी जगह जब डिज़ास्टर आ जाती है तो वहाँ के लोगों के जो थॉट्स है उसमें डिस्टर्बिंग आ जाती हैं। किस तरीके से? Among the most unpleasant phenomena that children and adults experience after traumatic events are disturbing memories, thoughts and feelings. ये बहुत ही ज़्यादा नाखुशगवार एक फ़ेनोमेना होता है, एक अमल होता है कि जब भी किसी जगह डिज़ास्टर आ जाती हैं, लोग कोई अनप्लीजेंट, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसके बाद उनको वो चीज़ें याद रहती हैं। जब उनके मेमोरी में वो चीज़ें रह जाती हैं तो वो बार बार उनको याद आती हैं, और जब जब भी याद आती हैं तो वो उनके लिए एक ऐसा टाइम होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद जिन लोगों पे वो इवेंट गुजरती हैं तो उनको डिस्टर्ब मेमोरीज़ ऐसे उनके बन जाते हैं जो कि उनको डिस्टर्ब करते हैं। उनको ऐसे ख़यालात आते हैं, ऐसे सोच उनके होते हैं जो कि उनको डिस्टर्ब करती हैं। उनको ऐसे फीलिंग्स होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं उस टाइम को सोच के, क्योंकि उनका नुकसान हो चुका होता है, या तो उनके कोई करीबी लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी होती है, या वो इंजर्ड हो जाते हैं, या उनका घर, उनके जो ऐसे आबा व अजदाद की तरफ से उनको मिले हुए कुछ चीज़ें होंगे जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती होंगी, तो वो खो चुके होंगे। तो उस सब का सोच के उनको बहुत ज़्यादा वो खफा होते हैं, वो मेमोरीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं। These memories may come unread and unwanted at any time of the day due to depression or in response to environmental reminders. और ये जो मेमोरीज़ उनके जहन में होते हैं उस ट्रॉमेटिक इवेंट के, तो वो ना चाहते हुए भी उनको कभी कभार जो है याद आ जाती हैं, या तो वो वैसे ही आ जाती हैं कि कोई उसके बारे में ना तो वो सोच रहे थे ना तो ख्याल थी, लेकिन आ गई याद, बस आ जाती हैं याद। इसको कहते हैं अनरीड और अनवांटेड, और एनी टाइम, दिन में कभी भी हो सकती हैं। डिप्रेशन की वजह से वो उनको याद रहती हैं, वो भूल नहीं सकते। जब भूलने की कोशिश भी करते हैं तो फिर भी वो उनको याद आ रही होती हैं। या फिर कोई इन्वायरमेंटल रिमाइंडर्स ऐसे मिल जाते हैं, अभी वो अच्छे से जो है वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसा इवेंट उनके सामने हुआ, कोई ऐसा वाक़या हुआ जिस वाक़ये को देख के उनका जो ट्रॉमेटिक इवेंट था उसके याद ताज़ा हो गए, उनको दोबारा उसकी याद आ गई। तो इसके अलावा लिखा है, दे मे अपीयर एट नाइट इन द फॉर्म ऑफ नाइटमेयर्स आर ट्रिबल ड्रीम्स। अब देखें कि दिन में भी याद आ सकती हैं उनको डिप्रेशन की वजह से। इसके अलावा रातों में उनको याद आ सकती हैं, या तो उनको जो है वो उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस उनकी हो जाती हैं उन यादों की वजह से, उन मेमोरीज़ की वजह से, या फिर नाइटमेयर्स के शक्ल में वो उनको याद आते हैं। ट्रिबल ड्रीम्स कहते हैं बुरे ख्वाब को, कि एक बुरे ख्वाब, एक खौफनाक ख्वाब की सूरत में उनको वो याद आते हैं। नाइटमेयर्स भी जो डरावने ख्वाब आते हैं तो उनको हम नाइटमेयर्स कहते हैं। तो वो उनको सपनों में जो है उनकी याद सपनों में इसलिए वो आ जाते हैं, ख्वाबों में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनका जो है वो उनके जहन, उनका जो जहन है वो पूरी तरफ से उस ख्याल में होता है, वो उसको, उनका जो है जहन उस तरफ होता है, वो उसको भूल नहीं पा रहे होते हैं, इसीलिए वो ख्वाबों में भी उसको देखते हैं। आप लोगों ने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं या कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उस दौरान आप जो है ख्वाबों में भी उसी चीज़ को देखते हैं, और फिर उस वजह से नींद भी ख़राब हो जाती है। तो यही सूरत हाल उनकी भी होती है।
दूसरा ये कि ओवर अराउजल उनको होती हैं। ओवर अराउजल उसको कहते हैं कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी ज़िलज़िला आता है तो ज़िलज़िले के बाद कुछ दिनों तक या उसी दिन या उसके अगले दिन तो इस तरह फीलिंग होती है कि ज़िलज़िला दोबारा आया है, और बंदा जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। थोड़ी सी दरवाज़ा भी हिलने लगती है तो उसे लगता है कि ज़िलज़िला आ गया है, और वो रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है, यानी स्टिमुलस इतनी नहीं होती लेकिन रिस्पॉन्स उसका ज़्यादा होता है। तो इसको कहते हैं हाइपर एक्टिविटी या फिर ओवर एराउजल। देखिए लिखा है, चिल्ड्रन एंड एडल्ट में शो इंक्रीज साइकोलॉजिकल एराउजल आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट। जब ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाती हैं तो ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरने के बाद चाहे वो बच्चे हो या एडल्ट हो तो उनको इंक्रीज साइकोलॉजिकल एराउजल हो सकती हैं कि साइकोलॉजिकली वो एक्टिव रहते हैं, साइकोलॉजिकली वो एक कह सकते हैं हम कि हलचल में रहते हैं। उन्हें कोई स्टिमुलस मिलती नहीं है कि वो रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल यही है कि जब ज़िलज़िला आती हैं तो आप लोगों की ख़ुद भी एक्सपीरियंस रही होगी कि ज़िलज़िला आने के बाद जब हम ज़िलज़िले को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बाद कुछ वक्त तक हमें वो एहसास रहता है कि अभी ज़िलज़िला जो है वो दोबारा आया है। ज़िलज़िला दोबारा आई नहीं होती है लेकिन हमें वो एहसास रहती है, दरवाज़ा भी थोड़ा सा हिल जाए तो हमें फ़ील होता है कि ज़िलज़िला दोबारा आई है। लिखा है, डियर फोर पीपल में फील नर्वस, रेस्टलेस, एंशियस एंड पैनिक वेरी क्विकली। बहुत तेज़ी से वेरी क्विकली ये लोग नर्वस भी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, एनजाइटी इनको फील होती हैं, पैनिक हो जाते हैं। दे मे बिकम एजाइटेटेड, सफ़र फ्राम टिनाइटस एंड मे एक्सपीरियंस एक्सेसिव जेपर्डाइन और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। वो लोग बहुत जल्दी से एजाइटेटेड भी हो सकते हैं, एजाइटेशन में आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा उनको आता है, टिनाइटिस उनको फील होती है। टिनाइटिस कहते हैं जो कानों में जो रिंगिंग साउंड फील होती है तो उसे टिनाइटिस कहते हैं। आवाज़ कोई होती नहीं है लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कानों के अंदर जो है वो कोई आवाज़ आ रही है। आवाज़ मतलब कि ये कि कानों के अंदर एक अजीब सी आवाज़ जो है उनको तंग कर रही होती है। ये अक्सर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब बहुत ज़्यादा ज़ुकाम भी हो जाता है तो उस टाइम भी कानों के अंदर ये टिनाइटिस की जो साउंड है वो आ रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि वो लोग उनको बहुत ज़्यादा जेपर्डाइन होती हैं। जेपर्डाइन कहते हैं कि एक पर्सन की बातों पे अगर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो उस कंडीशन को हम जेपर्डाइन कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं जो ट्रॉमेटिक इवेंट से गुज़रते हैं और वो हाइपर एराउजल या ओवर एराउजल के कंडीशन में होते हैं तो वो ऐसी हरकत करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं कि जिनका वो ख़ुद नहीं महसूस करते कि हम कोई इस तरह जो है फुलिश लाइकली कोई बातें कर रहे हैं या इस तरह। लेकिन जो दूसरे नॉर्मल लोग होते हैं वो उनकी बातों को बेवकूफ़ाना बात समझते हैं और उन पे हंसने लगते हैं, या फिर वो कोई एक्शन ऐसा करते हैं कि लोग उन पे हंसते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइपर अराउजल में एक एडल्ट होता है तो वो क्लासरूम में बैठा है और क्लासरूम में बाहर जो है वो बेल बजती है तो वो उठ के भागने लगता है कि ज़िलज़िला आ रहा है। तो फिर वो जो दूसरे बच्चे होंगे जो उस क्लासरूम में बैठे होंगे तो वो उस पर हंसेंगे कि बेल बजी और ये ज़िलज़िला समझ के भाग रहा है। लेकिन वो बेचारा बंदा वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरा है कि किसी ज़िलज़िले की वजह से उसकी फैमिली में कोई इफ़ेक्ट हुआ है या कोई इंजर्ड हुआ है, तो इसीलिए वो हाइपर एराउजल की कंडीशन में है और जब बेल बजती है तो उसे ज़िलज़िला फ़ील हो के वो भागता है और बाकी लोग जो है वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इसने ऐसा किया, ये डरता है इस तरह। तो इसको कहते हैं जेपर्डाइन कंडीशन। या फिर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है कि उनको किसी चीज़ पे वो अपना फोकस जो है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम उनको होती हैं। एवॉइडेंस है, एवॉइडेंस जो है किसे कहते हैं? अवॉइडेंस लिखा है, अवॉइडेंस में बी कॉग्निटिव एंड कॉन्शियस, फॉर एग्जांपल ट्राइंग नॉट टू थिंक एंड रिमेंबर डिस्टर्बिंग इवेंट्स। और अवॉइडेंस वो करते हैं, ये उनकी एक रिएक्शन होती है कि ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद लोग जो है अवॉइडेंस करते हैं। मीन्स कि ये अवॉइडेंस जो है वो कॉन्शियस होती है और कॉग्निटिव होती है, इसलिए इसको कॉन्शियस और कॉग्निटिव कहा जा रहा है कि वो बंदा कॉन्शियसली ये चाहता है कि उस इवेंट को वो याद ना करे, उसको वो जो है किसी तरीके से भूलना चाहता है। देखिए लिखा है ट्राइंग नॉट टू थिंक एंड रिमेंबर डिस्टर्बिंग इवेंट्स। वो जो डिस्टर्बिंग इवेंट है उसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता और उसको याद करना नहीं चाहता है, इसको अवॉइडेंस कहते हैं। आर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर, या फिर ये अभी हमने पढ़ा सोच की शक्ल में कि सोचना नहीं चाहता, याद करना नहीं चाहता, तो ये बिहेवियर के फॉर्म में भी हो सकती हैं। किस तरह?
That is trying to avoid factors that remind of painful and disturbing events। के लोग जिनके ऊपर एक वो ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरी है तो वो लोग ऐसे कामों को अवॉइड करते हैं जिन कामों की वजह से मे बी वो पेनफुल इवेंट उनको याद हो सकती हैं। यानी किसी जगह पे जाना, फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता किसी शादी का घर है और उस शादी के घर में कोई गैस जो है वो ब्लास्ट हो गई और बहुत सारे जो है वो जानी नुकसान हो गए, और जो सर्वाइवर्स है जो वहाँ से बच के निकल गए तो फिर वो शादी पे जाना अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि उस शादी पे जब जाएंगे तो उन्हें वो पेनफुल इवेंट जिस पेनफुल इवेंट उसमें वो आग लगने की वजह से जो उनके लाउड वन जो इंजर्ड हुए हैं या उनकी डेथ हुई है तो वो उनको याद आएंगे, इसीलिए अब शादी पे जाने को वो अवॉइड करेंगे। तो ये इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर अवॉइडेंस हैं। सच एज सम प्लेसेस एंड पीपल एंड अवॉइडिंग टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट, और उस वाक़ये के बारे में बात करना वो नहीं चाहेंगे, बात करने को वो अवॉइड करेंगे, तो इसे कहते हैं अवॉइडेंस। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वो अवॉइडेंस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ थिंकिंग भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर भी हो सकती हैं। Among other avoidance symptoms, the following be mentioned manifestations. Lack of interest are a significant decrease in interest in dealing with the important matters. Feeling of heartbreak or strangeness among others. A feeling of not knowing everything. For example, he does not expect to have a job or get married and have children. और avoidance ये भी है कि बाज़ लोग ट्रॉमेटिक इवेंट से गुज़रने के बाद बिल्कुल जो है ज़िंदगी को ही छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल जो है तन्हा रहने की कोशिश करते हैं, लोगों को भी अवॉइड कर देते हैं, चीज़ों में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, इम्पोर्टेंट मैटर्स के बारे में वो बात करना नहीं चाहते, वो बिल्कुल जो है हार्ट ब्रेक वो फ़ील करते हैं। और लोगों के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है अजीब बिहेव करते हैं, बिल्कुल चीज़ों को अवॉइड करते हैं और इस तरह वो फ़ील करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में भी वो नहीं जानते। यानी ना तो वो ज़िंदगी में कभी जाके जॉब करेंगे, ना वो शादी करेंगे, ना उनके बच्चे होंगे। इस तरह की फीलिंग, हर एक चीज़ को वो अवॉइड करने लगते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद, एक डिज़ास्टर के बाद लोगों की इस तरह की भी रिएक्शन हो सकती हैं। स्लीप डिसऑर्डर हो सकती हैं। डिज़ास्टर से गुजरने के बाद जो लोग सर्वाइव करते हैं तो उनको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। इट कैन बी सेड दैट मोस्ट ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट सफ़र फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर इन सम पॉइंट इन टाइम। देखिए कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है, एकदम से बेखबर थे लोग, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे थे, एकदम से कोई जो है डिज़ास्टर आ गई और उस डिज़ास्टर की वजह से उनका काफ़ी सारा नुकसान हो गया, चाहे जानी नुकसान हो, चाहे माली नुकसान हो, उनके घर वगैरह का जो है वो बह जाना हो, जैसे कि सैलाब आके बहुत सारे लोगों के घर जो है वो बहा के ले जाती हैं। तो इस तरह के जो अनएक्सपेक्टेड और सडन इवेंट्स होते हैं तो उनसे जो लोग गुजरते हैं और सर्वाइव कर रहे होते हैं तो देखा गया है कि उनमें बहुत ज़्यादा ये डिसऑर्डर पाई जाती है कि उनको स्लीप डिसऑर्डर होती हैं। All the changes that have occurred around people, including loss of loved one, fear of possible future events, loss of assets, and change of residence can lead to sleep problem। देखिए ये तमाम जो है इवेंट हो सकती हैं कि अगर किसी लाउड वन की डेथ हो गई है या फिर कोई उसको बहुत ज़्यादा डर है एक पॉसिबल फ्यूचर इवेंट से कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मुझसे ये गलती हो गई, अब मेरा क्या होगा। इस तरह की अगर वो बहुत ज़्यादा फ़ियर के अंदर है तो उस टाइम भी, और अगर एसेस्ट की लॉस हो गई, उसके आबा व अजदाद की तरफ से मिले हुए उसके कोई असासे, कोई वैल्यूड मटीरियल्स जो है उसको एसेस्ट कहते हैं, उसकी लॉस हो गई तो उसकी वजह से, या रेजिडेंस रिहाइश की जगह जो है वो अपनी छोड़ के चले गए लोग, सैलाब आने की वजह से उनके घर जब बह जाते हैं तो अपना जो आबाई गांव होता है उसको छोड़ के वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। कभी कभार लोग मुल्क ही छोड़ देते हैं, तो इसी वजह से उनको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। स्लीप प्रॉब्लम्स कैन एग्जिस्ट अलोन और टुगेदर विद अदर सिम्टम्स, स्पेशली सिम्टम्स ऑफ हाइपर अराउजल। आप देखें कि स्लीप डिसऑर्डर अलोन भी हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे सिम्टम्स के साथ भी हो सकते हैं। किसी दूसरे सिम्टम्स फॉर एग्जांपल हाइपर अराउजल के साथ हो सकते हैं। द डिसऑर्डर इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डिफ़िकल्टी फॉलिंग asleep, लेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्लीप एंड नाइटमेयर्स। अब ये डिफ़िकल्टी जो है वो 3 किस्म की हो सकती हैं। या तो इस तरह होता है कि बंदा जो है उसको नींद आती ही नहीं है, सो ही नहीं सकता,
बहुत मुश्किल होती हैं, उसको नींद नहीं आती। या फिर इस तरह होता है कि नींद उसको आती है लेकिन फिर वो रात के किसी टाइम जाके उठ जाता है और फिर उठने के बाद उसको दोबारा नींद नहीं आती और वो इधर उधर सोचता रहता है और बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। या फिर इस तरह भी हो सकती है कि नाइटमेयर्स की शक्ल में बुरे ख्वाब आते हों और उन बुरे ख्वाबों की वजह से बार बार उठता हो। तो ये इन 3 शक्ल की हो सकती हैं स्लीप डिसऑर्डर। In addition to being annoying for a person in itself, sleep problems cause a delay in mental balance and are affected by other symptoms such as repetition of disturbing thoughts. अब देखिए, एक तो ये कि ये जो स्लीप डिसऑर्डर होती हैं ये एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है। आप लोगों में से किसी ने एक्सपीरियंस भी की होगी ज़िंदगी में, अगर नहीं की है तो किसी से सुनी होगी कि जो लोग जिनको स्लीप डिसऑर्डर होती हैं, जिनको नींद नहीं आती, तो वो किस हालत से गुज़र रहे होते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती हैं। तो इसके साथ साथ क्या करती हैं कि उसको बार बार सो जाती हैं डिस्टर्बिंग थॉट्स। देखिए, अभी रात को वो सोया है, रात को बीच में जाके नाइटमेयर्स आ गए, उसकी वजह से उठ गया, या फिर नींद जो है उसकी बस थोड़ी देर के लिए थी, वो ख़त्म हो गई, अब उठ गया, अब नींद नहीं आ रही है, तो वो बिस्तर में पड़े पड़े तरह तरह के ख्यालात में वो घूम रहा होता है और वो उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती हैं। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। ग्रीफ रिएक्शन, आप देखें कि एक रिएक्शन डिज़ास्टर के बाद ये भी हो सकती है कि उसको ग्रीफ में वो चला जाए। लेकिन ग्रीफ जो है ये एक नॉर्मल तब है कि जब एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, किसी लाउड वन की डेथ हो जाए, या फिर किसी का जो है बहुत बड़ा असासा, कोई घर, कोई वगैरह इस तरह की चीज़ें उनकी लॉस हो जाए, तो उस टाइम ग्रीफ जो है वो नॉर्मल तस्वुर की जाती है। लेकिन फॉर 2 मंथ्स, अगर किसी लाउड वन की डेथ हो गई है और लाउड वन की डेथ के बाद 2 मंथ्स के लिए एक इंसान को डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम नहीं डायग्नोज कर सकते कि वो बंदा डिप्रेशन में है, हम कहते हैं कि वो भी ग्रीफ में है। लेकिन जब उससे ज़्यादा हो जाती हैं और 2 मंथ के बाद भी वो ठीक नहीं होती और वर्सनिंग हो जाती है सिम्टम्स की, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए, लिखा है कि grief is a reaction that occurs naturally in response to loss and lack of what a person has depend on. एक इंसान जब किसी चीज़ पे या किसी इंसान पे डिपेंडेंट होता है और जब वो उस बंदे को या उस चीज़ को खो देता है, वो लॉस कर जाता है, तो फिर ग्रीफ रिएक्शन जो है वो नेचुरल है कि उस टाइम उसको ग्रीफ होगी, वो गम में होगा, उसको उस चीज़ का दुख होगा। Loss can be due to loss of relative and friends, assets and belongings, or be a person's future career. अब देखिए कि लॉस जो है किस चीज़ की लॉस हो सकती हैं। रिलेटिव्स की लॉस हो सकती हैं, फ्रेंड की लॉस हो सकती हैं, एसेट्स की, अपने कोई असासा, कोई आबा व अजदाद से मिला हुआ कोई ज़रूरी चीज़, कोई बिलोंगिंग्स हो, या एक फ्यूचर करियर हो, उसकी लॉस हो गई। तो इन सब चीज़ों की लॉस हो सकती है और इन सब चीज़ों की लॉस जब हो जाती हैं तो इनके लॉस के बाद 2 मंथ के लिए ग्रीफ जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, सब नॉर्मल लोगों को हो सकती हैं। इट शुड बी रिकमेंडेड एंड एम्फेसाइज दैट ग्रीफ इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड वी आर नेचुरली एक्सपेक्ट सच ए रिएक्शन आफ्टर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। देखिए, लिखा है कि इस बात को आपने याद रखनी है, इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया गया है कि ग्रीफ जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। ये एक ऐसी फिनोमेना है जो कि नेचुरली एक्सपेक्ट की जाती है हर एक नॉर्मल इंसान से, जिसकी कोई अनएक्सपेक्टेड किसी चीज़ की लॉस हो गई, कोई अनएक्सपेक्टेड इस तरह अनप्लीजेंट इवेंट आ गई, तो उससे ये एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रीफ में जा सकता है। ग्रीफ रिएक्शन इज़ अ सेट ऑफ इमोशंस दैट आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द कल्चर एंड दैट गॉन्स द सोसाइटी। और ग्रीफ रिएक्शन क्या है? सेट ऑफ इमोशंस है जो कि जिस सोसाइटी का बंदा है तो उस सोसाइटी के कल्चर पे डिपेंड करती है कि उसका कल्चर, उसके कल्चर में ग्रीफ रिएक्शन को किस तरीके से वो शो किया जाता है। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें किसी की फौतगी आ जाती है तो वो डिफरेंट टाइप के कपड़े, सफ़ेद या कुछ कल्चर्स में ब्लैक कपड़े पहन के वो उसको ज़ाहिर कर रहे होते हैं, मॉर्निंग कर रहे होते हैं। मॉर्निंग इस बिहेवियर को कहते हैं कि वो इस तरह शो करते हैं, वो मातम मनाते हैं। तो कुछ कल्चर्स जो है उसमें डिफरेंट, हर एक कल्चर की अलग अलग जो है वो रसूमात होती हैं ग्रीफ को वो किस तरीके से शो करती है। और हमारी जो इस्लामिक सोसाइटी है तो हमारे अपने कुछ उसूल होते हैं कि हम किस तरीके से ग्रीफ को हम शो करें, हम ग्रीफ के दौरान जो है हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से ख़ुद को संभालना है। तो ये सारी चीज़ें कल्चर पे डिपेंड करती हैं।
नेचुरली दिस रिएक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिजोल्व विद इन 2 months, और नेचुरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2 months के अंदर अंदर ये ग्रीफ जो है ये ख़त्म हो जाती हैं ग्रीफ रिएक्शन। लेकिन अगर 2 months से ये ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर वो डिप्रेसिव सिम्टम्स का शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स फॉलोइंग डिज़ास्टर। अब देखें कि इस तरह भी होती है कि लोग जब डिज़ास्टर से गुज़रते हैं तो फिर उनको कोई मेंटल इश्यूज़, मेंटल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, कि उनको बहुत सारे ऐसे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि हो जाती हैं डिज़ास्टर की वजह से। तो वो कौन कौन से हैं? The most common disorders that are observed after unexpected events are acute stress disorder, post-traumatic stress disorder, depression, abnormal grief, somatic disorders and various anxiety disorders। तो इसमें से एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर भी मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, अभी भी हम पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल से मैं आप लोगों को ये MHN में पढ़ा चुकी हूँ। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD ये भी मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। डिप्रेशन भी पढ़ा चुकी हूँ। एबनॉर्मल ग्रीफ का भी मैंने आप लोगों को डिप्रेशन पढ़ाते वक्त इसको मैंने डिटेल से समझाया था। और सोमेटिक डिसऑर्डर शायद हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया है। सोमेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिसमें बंदा जो है उसको उसकी कोई मेंटल इशू होती है, साइकी उसकी ठीक नहीं होती, इस वजह से उसको लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर पेन हो रही है। उसे ये फ़ील होती है कि मेरे सर में दर्द हो रही है। फिर कुछ वक्त बाद ये फ़ील होती है कि टांगों में दर्द है। फिर कुछ वक्त बाद ये फ़ील होती है कि कमर दर्द है। इस तरह पूरे बॉडी में उसे ये फ़ील होती है कि कोई ना कोई मसला मुझे है, और उसे ये लगता है कि और ये जो मसला मुझे है तो उसकी कोई जो है वो फिजियोलॉजिकल काज है उसकी, या तो मेरा जो है कोई GI प्रॉब्लम, मुझे बड़ा GI प्रॉब्लम है जो कि डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, या फिर मुझे कोई कैंसर है जो कि डायग्नोस नहीं हो पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसको ये फीलिंग होती है, और वो इतने ज़्यादा इसके लिए टेस्ट कराते हैं, तरह तरह के वो लेबॉर्ट्रीज़ में चले जाते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाते हैं, और उसकी तशख़ीस नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि ये इशू जो है उनको मेंटल इशू हो रही होती है, और उस मेंटल इशू की वजह से उसको बॉडी में सिम्टम्स जो है वो ऐसे ऐसे सीम्स हो, उसे लगता है कि मेरे बॉडी में इस तरह पेन है, वो असल में हो नहीं रही होती हैं। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर होती हैं तो इसको हम कहते हैं सोमेटिक डिसऑर्डर। ये भी हम पढ़ेंगे, आप लोगों के कोर्स में ये इंक्लूड है MHN के, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वेरियस एंजाइटी डिसऑर्डर्स, तो ये मैं आप लोगों को डिटेल से MHN में पढ़ा चुकी हूँ कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होती हैं। यहाँ पे इनके नेम्स लेने का मकसद ये है कि डिज़ास्टर के बाद ये पॉसिबल हैं कि ये मेंटल इश्यूज़ उन लोगों को हो सकते हैं जो कि डिज़ास्टर से गुज़रे हो और वो अभी सर्वाइव कर रहे हों। अब देखिए यहाँ भी थोड़ी थोड़ी सी डिफिनीशन इनकी दी हुई है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में लिखा है, दिस डिसऑर्डर अकर्स इन सिचुएशंस वेयर ए ससेप्टेबल पर्सन हैज़ एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक इवेंट विद द थ्रेट ऑफ डेथ आर सीरियस हार्म आर हिज आर अदर्स हेल्थ एंड फॉलोइंग this experience a feeling of intense fear and panic accompanied by all or some of the following symptoms। कि ये एक ऐसे डिसऑर्डर है कि ये उस वक्त होती है कि जब एक ससेप्टेबल पर्सन मीन्स कि एक तो वो ख़ुद इतना ज़्यादा मेंटली स्टेबल नहीं है, कमज़ोर सा है, छोटी छोटी बातों को दिल में लेता है। तो ऐसा पर्सन, उसको अगर ट्रॉमेटिक इवेंट अगर उसको एक्सपीरियंस हो जाए, उस पर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरे, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज़ कि उसको किसी के डेथ की टेंशन हो कि इसकी डेथ हो रही है या डेथ हो जाए उसके सामने, या फिर जो है उसको अपनी सेहत की कोई टेंशन हो, या अपने लव्ड वन की, अपने मदर की, अपने फादर की उसको टेंशन हो, सेहत की टेंशन हो कि उसको कोई बीमारी है तो उस बीमारी से उसको ये नुकसान हो सकता है, इस तरह की कोई टेंशन हो, तो इस टाइम उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर जो है वो फील होती है। तो और ये एक्यूट होती है, कम वक्त के लिए होती है, तो इसको हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स कॉमन हैं। वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं कि एक तो ये कि फीलिंग नम एंड इमोशनल इंडिफरेंस, वो नम फील करता है, यानी सही तरीके से वो इमोशंस को नहीं जाहिर कर पाता, इमोशनल इंडिफरेंस उसको होती हैं।
इमोशनल इंडिफरेंस कहते हैं उसको कि या तो कोई भी जो है स्टिमुलस उसको मिल जाए तो उस स्टिमुलस के लिए जिस तरीके से इमोशन ज़ाहिर करनी है उस तरीके से नहीं कर पाता, या तो लो इमोशन या फिर बिल्कुल नो रिएक्शन वो शो करता है। तो इस किस्म की जो फीलिंग होती है तो उसको हम कहते हैं इमोशनल इंडिफरेंस, या फिर उसको भी हम इमोशनल इंडिफरेंस कहते हैं कि जिसमें एक बंदा जो है वो इस तरीके से इमोशंस को शो कर रहा है कि वो सिचुएशन के साथ अप्रोप्रिएट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गम की जगह है, किसी की फौतगी हुई है और वहाँ जाके वो बंदा हंसता है, या फिर शादी का माहौल है वहाँ जाके वो बंदा जो है रोने लगता है। तो इस किस्म की जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करना है, इनअप्रोप्रिएटली इमोशंस को शो करना है, इसके लिए भी हम टर्मिनोलॉजी इमोशनल इंडिफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में दोनों पॉसिबल हैं। डिक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा होता है उससे वो इतना बाखबर नहीं होता, वो चीज़ों से जो है बेखबर हो जाता है इस दौरान, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के दौरान। और तीसरा सिम्टम ये कि द फीलिंग ऑफ अनरियलिटी ऑफ वन सेल्फ और फीलिंग ऑफ अनरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, या तो वो ख़ुद को रियल नहीं समझता, उसके साथ जो वाक़ये हो रहे होते हैं उसको वो रियल नहीं समझ पाता, उसको वो सही तरीके से परसीव नहीं कर पाता, या अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो कुछ काम हो रही होती है, दुनिया जो चल रही होती हैं, उसको वो रियलिटी नहीं समझता, उसको वो अनरियल समझता है। तो ये है एक सिम्टम। और इसका एक और सिम्टम है साइकोजेनिक फॉरगेटफुलनेस उसको होती है। साइकोजेनिक फॉरगेटफुलनेस किसे कहते हैं? इसको हम साइकोजेनिक एमनीजिया भी कहते हैं, इसको हम फंक्शनल एमनीजिया भी कहते हैं, कि जिसमें बंदा जो है उसकी जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है उसको लॉस कर लेता है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स के अपने नाम कि मेरा जेंडर क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा जगह कहाँ क्या है, मेरा गांव क्या है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो बायोग्राफी है उसको वो भूल जाता है। और ये यानी पर्सनल आइडेंटिटी जो उसकी होती है वो इम्पेयर हो जाती है, ख़ुद को नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इन चीज़ों को वो भूल जाता है। तो ये हो जाता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर। और जब ये डिसऑर्डर ठीक हो जाती हैं, ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाती हैं, तो दोबारा से उसकी ये मेमोरी ठीक हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। पीटीएसडी में क्या होता है? द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर आर सिमिलर टू एन एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। अभी हमने जो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए कि उसमें साइकोजेनिक फॉरगेटफुलनेस होती है, इंटेंस फियर होती है, नमनेस फील करता है बंदा, इमोशनली इनडिफरेंस उसमें आ जाती हैं, अनरियलिटी फील करता है ख़ुद को और अपने इर्द गिर्द में वो अनरियलिटी फील करता है। ये सारी चीज़ें जो सिम्टम्स हमने एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर की डिस्कस की तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी होती हैं। एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ द टाइम ऑफ इलनेस। अब इसमें डिफरेंस क्या है? टाइम की डिफरेंस है कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ये ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं और जो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो कम मुद्दत के लिए होती हैं, एक्यूट होती हैं। The survivors feels helpless after the accident and the traumatic incident is repeated for him or her repeatedly। अब दूसरी बात ये कि इनमें एक फ़र्क ये भी है कि ये जो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होती हैं ये उसी टाइम जब वो ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाती हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट को वो एक्सपीरियंस करता है तो उस टाइम उसको ये स्ट्रेस स्टार्ट हो जाती है, ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये उसी टाइम जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाए कोई ट्रॉमेटिक इवेंट और उसके बाद ही ये स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होता। ये 30 दिन बाद भी स्टार्ट हो सकती है, ये जो है 2-3 महीने बाद भी स्टार्ट हो सकती हैं। क्या होता है? The survivors feel helpless after the accident and the traumatic incident is repeated for him or her repeatedly। वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस वो फील करते हैं कि ये एक्सीडेंट हो गई और मैं कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी मैं नहीं कर सका, मुझसे कुछ भी नहीं हो सका, इस तरह उनकी सोच होती है और ये बार बार उनके जहन में ये ट्रॉमेटिक इंसिडेंट आ रही होती हैं। The occurrence of this disorder is possible at any time after the accident। देखिए एक्सीडेंट के बाद किसी भी वक्त हो सकती है। It can be immediately after the accident, उसी टाइम जो है immediately भी स्टार्ट हो सकती हैं, और even delayed 30 years after the accident। आप देखिए कि या इस तरह भी हो सकती है कि 30 साल बाद उसको ये डिसऑर्डर हो सकती हैं, 30 years later। तो यही फ़र्क है कि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है कि एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर उसी टाइम होती हैं, उसी वक्त होती हैं जब ट्रॉमेटिक जो इवेंट है
उससे बंदा गुजरता है, उसको एक्सपीरियंस करता है। लेकिन PTSD जो है ये बाद में भी हो सकती है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद और यहाँ तक कि 30 साल बाद भी हो सकती हैं। तो यही फ़र्क है, इसको आपने समझना है, याद रखना है। MCQs में भी पूछा जा सकता है। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ होती हैं ये थोड़ा ग्रीफ रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया उससे मुख्तलिफ होती है। देखिए लिखा है, इन केसेस वियर दे mourning reaction does not disappear within 2 months, the severity of the symptoms during mourning period is more than expected, or there is a delay in the onset of bereavement symptoms. We are facing complicated bereavement that needs immediate intervention. अब यहाँ में पहले आपने ये जो 2 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ किए गए हैं इनको समझें। एक मॉर्निंग है और एक बिरेवमेंट है। तो स्टूडेंट्स, बिरेवमेंट उसे कहते हैं कि जब भी हम किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से गुज़रते हैं या हमारे किसी लाउड वन की डेथ हो जाती हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हमें इंटरनली हम जो है वो दुखी फ़ील करते हैं। इंटरनल फीलिंग हमें होती है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी फ़ील करते हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग एक सिचुएशन होती है कि हमने किसी अपने को खो दिया। तो इस इंटरनल फीलिंग ऑफ सैडनेस को हम कहते हैं बिरेवमेंट। और जो मॉर्निंग है वो हमारी एक्सटर्नल हमारी एक एक्सप्रेशन होती हैं कि हम जो इंटरनली बिरेवमेंट फ़ील कर रहे होते हैं उसको हम एक्सटर्नली किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग मातम मनाते हैं तो मातम वो किस तरीके से मना रहे होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि कुछ लोग जो है किसी कल्चर, पाकिस्तान के अंदर इवन ड्रामों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग वहाँ पे वाइट कलर के कपड़े पहन के वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो लोग उस गम को शो करते हैं वाइट कलर के कपड़े पहन के, तो ये कहलाती हैं मॉर्निंग। यानी हम कह सकते हैं कि मातम मनाना, जो मातम मनाते हैं। या फिर कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा, ये कल्चर स्पेसिफ़िक होती हैं, मॉर्निंग जो है वो कल्चर स्पेसिफ़िक होती हैं। कुछ कल्चर में किस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है और कुछ कल्चर में किस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। कुछ लोग जो है ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली इसको ज़ाहिर करते हैं, रोते हैं, अपने बाल जो है वो नोचते हैं। इस तरह कुछ वुमेंस जो है अक्सर इस तरह कर रहे होते हैं कि अपने बाल नोच के वो जो है ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि मुझे इतना दुख हुआ है। तो ये मॉर्निंग कहलाती है। और जो बिरेवमेंट है वो इंटरनल फीलिंग होती है कि इंटरनली हम कितना जो है वो दुखी हैं, क्या हम फील कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनमें एक फ़र्क ये भी है ड्यूरेशन का, कि जो मॉर्निंग होती है तो उसका एक ख़ास ड्यूरेशन होता है कि अगर शो किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है एक गम को, तो वो कुछ वक्त के लिए होती है कि हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन बिरेवमेंट जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन का पता नहीं होता, वो बंदे पे डिपेंड करता है कि बंदा कितना दुखी है। जितना दुखी होगा उतना ज़्यादा, जितना उसका लाउड वन होगा, जितना वो उस बंदे पे डिपेंड होगा, उससे अटैच होगा जिसकी डेथ हुई है, तो वो उतना ज़्यादा ड्यूरेशन उसका होगा। और जितना वो थोड़ा दूर का बंदा है, उसके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं थी, इतना डिपेंडेंट उस पर नहीं था, तो फिर उसकी जो बिरेवमेंट है वो कम मुद्दत के लिए होगी। तो यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ के अंदर के इन केसेस वियर द मॉर्निंग रिएक्शन डज नॉट डिसअपियर विद इन 2 मंथ्स। ये जो मातम मना रहे होते हैं तो ये 2 मंथ्स के लिए नॉर्मली एक्सपेक्ट की जाती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो, 2 मंथ्स से भी ये ज़्यादा हो और लोगों ने मातम मनाना जो है वो नहीं छोड़ा है, the severity of the symptoms during the morning period is more than expected। और during morning period जो है within 2 months, जो हम एक्सपेक्ट जितना करते हैं मॉर्निंग रिएक्शन वो उससे अगर ज़्यादा हो, जितना एक्सपेक्टेड है नॉर्मली उससे अगर ज़्यादा हो, या फिर देयर इज़ ए डिले इन द ऑनसेट ऑफ बिरेवमेंट सिम्टम्स। जो बिरेवमेंट सिम्टम्स होती हैं कि बंदा जो है वो जैसे कि ही किसी की डेथ हो जाती है तो लोग उसके जो लाउड वंस है, उसके जो करीबी लोग हैं, तो वो उसके लिए रोते हैं। कभी कभार इस तरह भी होता है कि लोग जो है बिल्कुल हैंग हो जाते हैं, वो रोते नहीं हैं, हैंग हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका रोना, ये किसी तरीके से अगर रोए तो अच्छी बात है, ये किसी तरीके से रोए, ये जो है जाहिर करे इस चीज़ को तो अच्छी बात है, एज़ कम्पेयर टू कि ये इस तरह खामोश रहे। तो इसीलिए ये जो बिरेवमेंट सिम्टम्स है कि बंदा अंदर से दुखी होता है तो उसको बाहर निकालना, उसको एक्सप्रेस करना मॉर्निंग के शक्ल में ये ज़रूरी होती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि उसको वो बाहर ना निकाले
है, बिल्कुल खामोश हो जाए, हैंग हो जाए। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, ज़िंदा लाश बन गया है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। उस टाइम उसको हम कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ तस्वुर करते हैं। देखिए लिखा है, वी आर फेसिंग कॉम्प्लिकेटेड बिरेवमेंट दैट नीड्स इमीडिएट इंटरवेंशन। और अगर इस तरह की बिरेवमेंट हो रही है कि बहुत ज़्यादा करीबी इंसान था, वो इंसान जिसकी डेथ हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की अम्मी थी, किसी की वालिदा थी, या फिर किसी का हस्बैंड था, किसी की वाइफ थी। तो इस तरह अगर सिचुएशन है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा करीबी है और फिर भी उसके डेथ के बाद भी वो नहीं रो रहा बंदा, बिल्कुल जो है वो एक ज़िंदा लाश बन गया है, कोई इमोशंस वो नहीं शो कर रहा, तो उस टाइम उसको हम कॉम्प्लिकेटेड बिरेवमेंट कहते हैं। और उसके लिए इंटरवेंशन जो है वो इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए होती है। उसके लिए फिर वो सब कुछ ज़रूरी होती हैं, साइकोलॉजिकल कंसल्टेशंस वगैरह, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना, साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास, तो ये ज़रूरी होती हैं। समटाइम द सिम्टम्स ऑफ मॉर्निंग डू नॉट अपीयर एट ऑल। कभी कभार इस तरह भी होता है कि मॉर्निंग सिम्टम जो है वो बिल्कुल अपीयर नहीं भी होते हैं। और वुमेन आर मोर प्रोन टू सच कॉम्प्लिकेशंस देन मेन। और वुमेन जो है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इन कंडीशंस को, मॉर्निंग को के लिए भी और बिरेवमेंट के लिए भी, और ख़ास करके कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ के लिए भी, क्योंकि वो लेस जो है मतलब इमोशनल मेन भी होते हैं। रिसर्च से ये बात प्रूफ हुई है कि एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ज़्यादा वो चीज़ों को दिल पे लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा शो नहीं करते। और जो फीमेल्स होते हैं तो वो ज़्यादा शो करते हैं, उनमें टॉलरेट करने की एबिलिटी नहीं होती। इसी वजह से कह रहा है कि ये ज़्यादा प्रोन होते हैं मॉर्निंग के लिए भी और बिरेवमेंट के लिए भी। If there is no timely intervention, there is a possibility of other psychiatric disorders such as major depression. अगर इस टाइम complicated grief के लिए हमने कोई इंटरवेंशन नहीं की, इसको हमने ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, तो फिर कोई और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि मेजर डिप्रेशन में वो बंदा चला जा सकता है। अब देखिए मेजर डिप्रेशन क्या है। मेजर डिप्रेशन भी हो सकती है, ये भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि डिज़ास्टर की वजह से हो सकती है। Although all the survivors have a natural grief reaction and after it is resolved they feel sad by recalling the past memories, it should be remembered that this natural psychological reaction to a great loss is completely different from depression। कि हमेशा इस तरह होता है कि जो सर्वाइवर्स होते हैं तो वो नेचुरल ग्रीव रिएक्शन शो करते हैं। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। और जब ये ग्रीफ रिएक्शन ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो उस वक्त भी वो खफा हो सकते हैं जब उनको वो पास्ट मेमोरीज़ याद हो जाए, लेकिन बाकी टाइम वो ठीक रहते हैं। जैसे ही वो पास्ट मेमोरीज़ उनको याद होते हैं तो वो खफा होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फिर नॉर्मल रहते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये डिप्रेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको हम डिप्रेशन कभी भी डायग्नोज नहीं कर सकते। Depression is not a natural reaction to a crisis and if it is occur it needs serious and immediate intervention। डिप्रेशन जो है वो एक अलग प्रोसेस है। डिप्रेशन एक अलग कैटेगरी है जो कि नेचुरल नहीं होती। किसी भी क्राइसिस के लिए डिप्रेशन जो है नेचुरल नहीं है, और जब ये हो जाती हैं तो फिर उस टाइम इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, सीरियस इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। Its prominent feature is a depressed mood with hopelessness and helplessness। और prominent feature क्या है, जब बंदा डिप्रेशन में चला जाता है तो मेनली उसको होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस फीलिंग होती है। वो ख़ुद को बेयार व मददगार समझता है और ख़ुद को बिल्कुल जो है वो नाउमीद हो जाता है, होपलेस हो जाता है। एनजाइटी उसको होती है, एनर्जी उसकी डिक्रीज़ होती है, एनर्जी लेवल उसकी डिक्रीज़ होती है, पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता, काम नहीं करता, नहीं उठता, वॉकिंग नहीं करता। स्लीप डिसऑर्डर उसको होती है। स्लीप डिसऑर्डर के अंदर हाइपरसोमनिया भी हो सकती है और उसको जो है स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकती हैं कि बिल्कुल जो है वो उसको नींद नहीं आ रही है। इंसोम्निया भी उसको हो सकती हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी हो सकती हैं। मेमोरी डिसऑर्डर उसको हो सकती हैं। याददाश्त में जो है साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस का भी हमने पढ़ा एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर, तो वो भी हो सकती हैं।
उसको एम्प्टीनेस फील होती हैं, उसको इस तरह सेंस ऑफ एम्प्टीनेस फील होती हैं, वर्थलेसनेस वो फील करता है कि मेरी तो कोई कद्र कीमत ही नहीं है, मैं तो जो है वो बेकार हूँ बिल्कुल। और इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स भी उसको आते हैं। डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, और ये क्या है, सबसे कॉमन डिसऑर्डर है डिप्रेशन। टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं जिनमें पैनिक अटैक हो सकते हैं डिज़ास्टर के बाद लोगों को। पैनिक अटैक एंड एंजाइटी कैन बी सीन alone or together with other disorder in people who survived the accident. Although more commonly we find these disorder together with other disorder. इस तरह भी हो सकता है कि पैनिक डिसऑर्डर अलग से हो, एंजाइटी अलग से हो, या फिर पैनिक डिसऑर्डर और एंजाइटी एक साथ हो सकते हैं, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि किसी और डिसऑर्डर के साथ साथ पैनिक और एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो। द प्रेजेंस ऑफ सच डिसऑर्डर काजेज ए डिक्रीज इन परफॉर्मेंस एंड ए स्लो रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। और इन सब की वजह से क्या होता है कि लोगों की जो परफॉर्मेंस होती हैं, नॉर्मल जो डेली लाइफ की परफॉर्मेंस, वो कम हो जाती हैं और वो फिर सही तरीके से जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ को वो रिटर्न नहीं हो पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर देखिए, अब सोमेटिक डिसऑर्डर्स की बात आ गई तो क्या है सोमेटिक डिसऑर्डर्स। लिखा है, paying attention to the higher prevalence of pseudosomatic disorder following disaster is one of the points that should always be considered by the doctors treating the survivor. ये एक बड़ी अहम एक बात है कि डॉक्टर्स ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि कोई बंदा जो कि डिज़ास्टर से गुज़रा हो, डिज़ास्टर उसने एक्सपीरियंस किया हो, ट्रॉमेटिक इवेंट उसने एक्सपीरियंस किया हो, तो उसको सोडोसोमेटिक डिसऑर्डर हो सकती हैं। तो कोई ऐसा पेशेंट जो कि एक डॉक्टर के सामने आके अपने सिम्टम्स इस तरह बता रहा है या बता रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंधा हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है जो कि रेडिएट कर रही है, कभी सर में, कभी जो है मेरे कमर में, कभी टांगों में दर्द होती है, इस तरह की। तो डॉक्टर ने ये बात याद रखनी है, आप लोगों ने भी ये बात याद रखनी है। आप लोगों की एक्सपीरियंस ऐसी हो सकती हैं कि उस बंदे को सोडोसोमेटिक डिसऑर्डर होती हैं, उसकी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से वो अपने बॉडी में इस तरह के पेन्स जो है वो फील कर रहा होता है। बिकॉज इफ़ द साइकोजेनिक ओरिजिन ऑफ दिस डिसऑर्डर इज़ नॉट डायग्नोज्ड, और अगर इसकी जो साइकोजेनिक ओरिजिन है कि साइकिक इसकी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रही है, अगर उसका पता न चल सके, दे आर ट्रीटेड एज ए फिजिकल सिम्टम्स, तो फिर क्या किया जाएगा, वो जो उनकी बॉडी में पेन उसको फील हो रही है तो उसको एज ए फिजिकल सिम्टम्स उसको ट्रीट किया जाएगा, पेन किलर के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। तो इस वजह से उनको और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं और फाइनेंशियल लॉस उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट टेस्ट जो है वो कर रहे होते हैं डायग्नोज करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। Although the efforts of the medical personnel to find or organic origin of these pain and symptoms are not successful, देखिए कि जितना भी कोशिश किया जाए कि इनकी कोई ऑर्गेनिक इसकी रीज़न कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम, फिजियोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम, तो वो सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि इनका ताल्लुक साइकी से होता है। द पेशेंट बिलीव्स दैट शी और ही हैज़ एन अनडायग्नोज्ड डिजीज़ एंड वरीज टू मच अबाउट हर और हिज बॉडी हेल्थ। और ये पेशेंट जो है जिसको सोमेटिक डिसऑर्डर है तो उसको हमेशा ये डर रहती है कि उसकी कोई ऐसी बीमारी है कि वो डायग्नोज नहीं हो रही है, और उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है अपने हेल्थ की कि पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी है। ऑफ कोर्स देयर मे बी फिज़िकल प्रॉब्लम्स, ज़ाहिरी सी बात है, ये बात ठीक है कि मे बी फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकती हैं एंड डिजीज़ in some cases, but in this case the amount of complaint from the patient is disproportionate to the severity of the physical problem. Maybe उनको थोड़ी बहुत physical problem हो भी सकती हैं, maybe कोई एक दो disease हो भी सकती हैं, लेकिन जिस तरह से वो बंदा शो कर रहा होता है कि मेरे बाल गिर रहे हैं या फिर मैं जो है वो मेरी आंखें नहीं दिख पा रही, मुझे इतना पेन हो रहा है कि मेरी आंखें जो है वो अंधी हो जाती हैं, मैं किसी चीज़ को देख नहीं पा रही होती, इस तरह उनकी वो होती है, वो इस तरह बता रहे होते हैं, सिम्टम्स अपने बता रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल डिसप्रोपोर्शनेट होती है कि उनको जो डिज़ीज़ होती है, छोटी मोटी सी डिज़ीज़ होगी, लेकिन उस डिज़ीज़ की वजह से उस सिम्टम्स की सीवियरिटी इतनी नहीं हो सकती जितना कि वो बयान कर रहा है। तो
The symptoms of this difference cover a wide spectrum including digestive symptoms, sensory movement and even paralysis and diplopia. देखिए वो कैसे कैसे सिम्टम्स बताते हैं, वो वाइड स्पेक्ट्रम में सिम्टम्स बताते हैं। या तो वो कहते हैं कि डाइजेस्टिव कोई सिम्टम्स है, या फिर वो कहते हैं कि सेंसरी मूवमेंट, कि मैं चीज़ों को परसीव नहीं कर पाती, मुझे जो है वो फील नहीं होती, मेरा ये बाजू जो है वो ये हिल रहा है, मैं देख रही हूँ लेकिन मुझे फील नहीं होती कि ये हिल रहा है। इस तरह के सिम्टम्स वो बताते हैं। और इवन वो ये भी कहते हैं कि मुझे पैरालिसिस हुई है, मैं फालिज मुझे हुआ है, मेरा ये टांग जो है ये हिल ही नहीं रहा है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक होता है, उसको कोई पैरालिसिस नहीं होती, लेकिन वो कह रहा होता है कि मुझे मेरा ये टांग जो है वो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा। और डिप्लोपिया तक वो कहता है या कहती है कि मुझे डिप्लोपिया हो रही है, चीज़ें जो है वो डबल मुझे नज़र आ रही हैं, एक चीज़ मुझे डबल नज़र आ रही है, इस तरह वो कंप्लेन कर रहे होते हैं। In normal condition, 20 to 30% of adult patients referred to health center have pseudo-physical problems. Normally क्या होता है कि 20 to 30% एडल्ट पेशेंट जो कि इस तरह आ रहे होते हैं सेंटर्स में, हेल्थ सेंटर्स में चेकअप के लिए, तो उनको सोडो फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। सोडो फिजिकल प्रॉब्लम्स के मीन्स के, सोडो मीन्स के फाल्स, सोडो यूज़ होता है फाल्स के लिए, फाल्स फिजिकल प्रॉब्लम्स को कहते हैं सोडो फिजिकल प्रॉब्लम्स। दिस अमाउंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली आफ्टर अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और अगर अनएक्सपेक्टेड इस तरह की इवेंट से वो गुजर जाते हैं तो ये मज़ीद ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली सबको इस तरह सोडो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं कि इधर पेन है उधर पेन है, लेकिन जब इस तरह की कोई डिज़ास्टर, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट गुजरती है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो फिर सोमेटिक डिसऑर्डर का शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। ए पॉइंट दैट शुड बी नोटेड इज़ अवॉइडिंग अननेसेसरी डायग्नोस्टिक मेजर इन दीज पेशेंट। और ऐसे पेशेंट्स अगर आपने देखना है तो उनको आपने ये बात बतानी है, ये बात समझानी है कि अननेसेसरी डायग्नोस्टिक मेजर्स उन्होंने नहीं करनी है, अननेसेसरी टेस्ट वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी हैं, यहाँ तक आप लोग समझे इन चीज़ों को, ये इजी है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई आप लोगों का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाऊँगी, जो कि एक टॉपिक है डिज़ास्टर साइकिल के बारे में, कि डिज़ास्टर साइकिल क्या होती हैं, उसके कितने कितने फेजेस होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।